कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सभी को। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। हम फिर हाजिर हैं एक बार उसी टाइम पे पॉइंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए। आप कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 इतिहास। तो बेसिकली हम जानते हैं कि क्लास 12 में 3 पुस्तक चलती हैं, भारत ये इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो उसमें हमें क्या पढ़ने को मिला? पहले में हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम मिडिवल यानी मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू टॉपिक को। तो हम कल पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं बंधुत्व जाति और वर्ग, जो 3rd चैप्टर है। कौन सी ईस्वी तक का, ये हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है वो कहां से कहां तक की बातें बता रहा है। तो ये बता रहा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी कि जो दूसरा चैप्टर था वो भी इसी तिथि क्रम के बीच में बेस्ट था, और ये भी उसमें हमने राजनीतिक और आर्थिक पढ़ा। यहाँ हम सामाजिक पढ़ रहे हैं, जो सामाजिक जीवन था, समाज कैसा था। और हम इस चैप्टर को यानी सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए जो माध्यम बनाया गया है वो बनाया गया है महाभारत को। तो महाभारत के आधार पर इस टॉपिक मतलब इस पार्ट में हम सामाजिक जीवन में, जैसे हम कल पढ़ा था विवाह के प्रकार हैं, ब्राह्मणों ने कुछ नियम बनाए और नियमों को फिर धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के रूप में संग्रहित किया। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई। उसी में हमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। 4 उत्तम हैं और 4 निंदनीय हैं। और 4 प्रकार के विवाह हमने देखे, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो दोस्तों ये जो विवाह वाला टॉपिक है ये आज मैंने नहीं लिया, क्योंकि उसमें पूरा टाइम मतलब एक क्लास पूरी उसमें लगेगी, और वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे 3 नंबर में दे दे, या फिर 1 लाइनर में दे दे, या ऑब्जेक्टिव, लेकिन डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। इसलिए उसको एक क्लास में पूरा कि कैसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे गंधर्व विवाह है जो दे रखा 8 प्रकार में से, तो उसको वर्तमान स्थिति में क्या बोलते हैं, या वर्तमान से जोड़ के एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो जो लव मैरिज है वो एक गंधर्व विवाह है। तो इस तरह हम कल की क्लास में उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, एक भी क्वेश्चन उनसे हमसे छूटे नहीं। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो विवाह हो गया था, विवाह के नियम कल निर्धारित हो गए थे कि भाई पुत्र वंश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण था, पुत्री पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उस पर सावधानी के साथ नियमित और नियंत्रण किया जाता था। फिर उसको अन्य गोत्र में उसका विवाह किया जाता था, और जो पिता था वो कन्यादान करता था। तो ये जो कन्यादान करता था आज भी चल रहा है, लेकिन ये कन्यादान क्या था? धार्मिक कर्तव्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक कर्तव्य था। ओके, अब देखते हैं हम स्त्री के गोत्र, जो हमारा टॉपिक है स्त्री के गोत्र। अब ये स्त्री के गोत्र है, ये कब से प्रचलन में आया? ये एक ब्राह्मणीय पद्धति है, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पद्धति, जो 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई। तो कहने का मतलब 2 यहाँ पे फैक्ट हो गए, ब्राह्मणीय पद्धति है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, और कब प्रचलन में आई, कब सामने आई? 1000 ईसा पूर्व के बाद में। लोगों में ब्राह्मण को गोत्र में वर्गीकृत
करना। यानी कि जो ये ब्राह्मणी पद्धति थी, यहाँ पर लोगों शब्द है, तो इसमें स्पेसिफिकली ब्राह्मणों का ही इस संदर्भ में लिया गया है, लेकिन बाद में सभी पर लागू हो गया था गोत्रों में वर्गीकृत करना। अब ये देखो गोत्र, तो हम देखते हैं गोत्र और जाति। अब जैसे मान लो किसी का, अब मेरा ही मान लो उदाहरण के तौर पर, मेरा गोत्र क्या है, सामोता, और जाति क्या है, जाट। तो इसी प्रकार बांधवों का बड़े समूह को हम जाति कहते हैं, और उसी में छोटे छोटे समूह को गोत्र कहते हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया, उदाहरण मेरे ऊपर लेके बता दिया। तो प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था। यानी कि जब उस टाइम में गोत्रों का निर्धारण हुआ ब्राह्मणी पद्धति के द्वारा, तो गोत्र जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम से गोत्रों का निर्धारण हुआ। तो उस समय दो थे, मैं, गौतम और वशिष्ठ, ये दो ऋषि थे, इन्हीं के नाम पर गोत्र बने। आगे चलते 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 और गोत्र के नियम, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोत्र के दो नियम। जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने आज विवाह वाला शामिल करना चाहिए था इसमें, क्योंकि विवाह से आगे वाला पढ़ रहे, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए वो कल की क्लास में सिर्फ उन प्रकारों पर और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गोत्रों के दो नियम थे। जब वो गोत्र डिसाइड किए गए या जो नियम बनाए गए, तो उनमें दो नियम थे। विवाह के बाद पिता की जगह पति के गोत्र को अपनाना। समझ में आया? वर्तमान में भी जोड़ के देख लो कि विवाह के बाद में जो पत्नी है वो पति का सरनेम यूज कर सकती है, इवन सरनेम यूज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन ज्यादातर सरनेम फिर उसका पति का सरनेम लग जाता है। तो पहला नियम तो ये था कि जो विवाह के बाद जो स्त्री है वो पिता के गोत्र या पिता के सरनेम को छोड़कर पति के सरनेम को या गोत्र को अपनाना। और दूसरा जो नियम था, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना, जो आज भी प्रचलित है। आज भी हम देख रहे हैं एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो दो इंपॉर्टेंट नियम थे। अब इनके अपवाद भी हुए, और ये नहीं था, क्योंकि भारत में मतलब उपमहाद्वीप में इतनी विविधताएं थी कि हर जगह इन नियमों का पालन नहीं हुआ। तो हमारे चैप्टर में इसमें जो इन नियमों के आधार पर एक वंश का चित्रण किया गया है, जिसका नाम है सातवाहन। सातवाहन हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था, कुछ लाइन, यहाँ भी है सातवाहन। अब देखो सातवाहन, पहला ही क्वेश्चन तो यह है कि सातवाहन का मतलब कौन से काल में थे। तो दूसरी ईसा शताब्दी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक सातवाहनों ने शासन किया। अब कहाँ कहाँ इनका शासन था? पश्चिमी भारत, ये जो इधर वाला पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, ये क्षेत्र, और दक्कन के कुछ भाग। दक्कन का मतलब मध्य भारत में जो दक्कन है, पठार है, वहां पे, यानी कि वहां का कुछ भाग पर इनका शासन था। कब से कब तक? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखना, यहां भी वो लगा देगा ईसा पूर्व है, अरे यहाँ भी ईसा पूर्व, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ ईसा पूर्व है और यहाँ ईसवी है। ठीक, अब ये कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं सातवाहनों से संबंधित, जो मतलब कि साक्ष्य, जिनके आधार पर हम इनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कई साक्ष्य मतलब कई अभिलेख सातवाहन राजाओं से या सातवाहन शासकों के संबंध में मिले हैं। तो इतिहासकारों, यानी कि इतिहासकारों को पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का एक खाका तैयार किया।
यानी कि जब अभिलेख मिले तो इतिहासकारों ने क्या किया है कि पारिवारिक और वैवाहिक जो उनका रिश्ते थे उनका एक खाका तैयार किया कि जो उनमें कुछ विवरण दे रखा था उसके आधार पर एक खाका तैयार किया, ये एक मैप तैयार किया। अब अगला पॉइंट है, सातवान राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। अब ये तो देखो कॉमन है, बहुपति कल हमने देखा था बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। बहुपति में तो हमने एक ही उदाहरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है द्रौपदी वाला, जो जिसके 5 पति थे। लेकिन बहुपत्नी तो उस टाइम में राजाओं के कॉमन था, क्षेत्रीय राजाओं के लिए कॉमन था कि बहुपत्नी यानी एक से अधिक पत्नियां होती थी, रानियां होती थी। तो पहला चीज तो है कि सातवान राजा थे वो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। रानियों के गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, यानी कि इंपॉर्टेंट ये है कि बहुपत्नी प्रथा तो मानते थे, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो रानियां थी उनके जो गोत्र थे गौतम और वशिष्ठ ऋषियों के नाम पर निर्धारित थे, वो ही गोत्र उन्होंने रखे, यानी यह उनके पिता का गोत्र है। तो कहने का मतलब इस नियम की अवहेलना हुई। क्या कहा गया था इस नियम में? विवाह के बाद पिता के जगह पति के गोत्र या सरनेम का यूज होगा। तो सातवानों ने इस या सातवानों राजाओं की जो पत्नियां थी उन्होंने इस नियम को भंग किया। क्यों? गौतम और वशिष्ठ जो उनके पिता के गोत्र थे उन्होंने वही गोत्र रख लिया। यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण्य पद्धति का उल्लंघन हुआ है। साफ साफ जाहिर है कि इस पहले नियम को इन्होंने भंग कर दिया। उन्होंने अपने पिता के गोत्र को ही कायम रखा, यानी कि जो सरनेम था वो अपना पिता वाला सरनेम था वो ही उन्होंने रख लिया, और जो सरनेम या गोत्र निकले थे वो गौतम और वशिष्ठ मुनियों के आधार पर निकाले थे। अब ये हो गया। अब देखते हैं क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। यानी कि कई बार एक पॉइंट हो रहा है इसमें सातवानों में कि जैसे किसी के एक से अधिक पत्नियां थी और वो पत्नियां एक ही गोत्र की भी हो थी, यानी कि अगर मान लो कोई रानी गौतम गोत्र की है, गौतम ऋषि के जो गोत्र चला उससे है, तो दूसरी पत्नी रानी भी गौतम, यानी कि 2-3 पत्नियां एक ही गोत्र से भी हो सकती थी। चलो फिर देखते हैं क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। इसमें देखना है सातवानों में कि माताएं महत्वपूर्ण थी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने सातवानों का ही जिक्र क्यों किया है। और भी वंश थे, मौर्य वंश था या उससे पहले कुषाण वंश था, गुप्त वंश था और बहुत से वंश थे, लेकिन सातवानों को ही इन्होंने क्यों चूज किया? शक थे। अब यहां से समझना क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। सातवान राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया, यानी कि जो सातवान राजा थे उनके नाम में उनकी माता का नाम भी सम्मिलित रहता था। अब समझ में आया माता, यहाँ पे माता का जिक्र क्यों किया है, सातवानों का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि जो सातवान राजा थे, अब जैसे हम समझते गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि एक सातवान राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि गौतमी उसकी माता, पुत्र कौन था? सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि उनका माता का नाम भी उसमें छिपा रहता था, यानी कि माता का नाम जोड़ा जाता। इससे यही प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण
थी। अभी ये उदाहरण मैंने दिया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो उसमें उसका माता, तो माताएं महत्वपूर्ण थी, इससे प्रतीत हो गया। लेकिन एक चीज ये है कि जब हमने पहले पढ़ा था पितृवंशिका और मातृवंशिका, यानी कि पिता का शासन या मातृ सत्ता पुरुष के हाथ में है या महिला, जब यह माताएं महत्वपूर्ण थी तो क्या मातृ सत्तात्मक बहुत शासन था। देख, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतनी होगी। सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशीय ही होता था, यानी कि माताएं महत्वपूर्ण थी, शासक के नाम से माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन जो उत्तराधिकार था वो पितृवंशी ही था, यानी कि पुरुष प्रधान ही था। तो इससे माताएं महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन जो शासन था वो पितृवंशीय ही था। अब अभिलेखों में राजा, अब जैसे सातवाहनों के अभिलेख हैं तो उनमें कुछ हमें ऐसा मिला है जो मतलब ये सिद्ध करता है कि माता का नाम सम्मिलित होता है। अभिलेखों में राजा के नाम को, राजाओं के की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। जो अभिलेख उनको, जो इतिहासकारों को जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो अभिलेख मतलब सातवाहनों की कई पीढ़ियों को के नाम प्राप्त हुए हैं। सभी के नाम के अंत में पूत, मैंने बोला ना, गौतमी पूत सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सबके नाम के एंड में ये लगा हुआ था पूत। और इसका प्राकृत भाषा में इसका अर्थ होता है पुत्र। पूत का अर्थ हो गया पुत्र, और पूत का अर्थ हो गया पुत्र। तो ये देखो, फिर है जैसे गौतमी पुत्र, ये देखो गौतमी पूत, तो इसका हो गया गौतमी पुत्र। तो गौतमी वशिदी स्त्रीवाचक शब्द हैं ये दोनों, गौतम और वशिदी मतलब स्त्रीवाचक शब्द है। गौतम में तो गौतम ऋषि आ गए और वशिदी में आ गए वशिष्ठ ऋषि, दोनों गोत्र हैं। तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातवाहनी, ये मतलब उसमें लैंग्वेज दे रखी है शिलालेख में, अभिलेख में, और डायरेक्टली उसे बोला जाता है राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो मतलब सातवाहनों के में माताएं महत्वपूर्ण थी, उनके माता का नाम अपने नाम में ऐड होता था। तो ये था। अब हम एक उदाहरण और मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आरपी वो जो एनसीईआरटी है सॉरी, उन्होंने भी हाईलाइट किया है उसको कि मात्र नाम शब्द और कहाँ मिला है। मात्र नाम शब्द और कहाँ मिला है, तो एक उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद। वृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है। इसमें भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जिनमें मात्र या माता का नाम जुड़ा हुआ है। तो आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची, यानी कि जो आचार्यों और शिष्यों की जो सूची थी उत्तरोत्तर पीढ़ियों की, वो सूची का अध्ययन किया गया तो कई लोगों को उनकी मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि मात्र नाम एक तो सातवाहन वंश में या सातवाहनों के जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें प्राप्त हुए हैं, और एक मात्र नाम हमें वृहदारण्यक के उपनिषद में भी मात्र नाम से कई लोगों को चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों यह था आज का बंधुत्व जाति वर्ग में गोत्र से संबंधित चैप्टर। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है सातवाहनों का, फिर ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब हमारा एक टॉपिक आगे बढ़ने से मतलब इसी चैप्टर का सब टॉपिक आगे है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम कल की क्लास में विवाह
जो मनुस्मृति या धर्म सूत्रों में 8 प्रकार बताए हैं, 4 उत्तम और 4 निंदनीय, और 4 प्रकार के अंतर्विवाह और बहिर्विवाह और बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, इनके बारे में विस्तार से डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन 101% वहां से आएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, किसी को कोई परेशानी समझने में, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, नोट से संबंधित हो, तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट।